बेटा बहुत डीएनए आसान सा रेप्लिकेशन पार्ट टॉपिक है। फर्स्ट। देखो, टॉपिक आसान कोई भी तब होता है जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग। तो सबसे पहले बिल्कुल शुरुआत से समझना डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, फिर हम देखेंगे डीएनए रेप्लिकेट करता कैसे है। ठीक है, आओ। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कि डीएनए अपनी रेप्लिका बना रहा है। अब रेप्लिका का मतलब क्या है? रेप्लिका मतलब कॉपी। डीएनए रेप्लिकेशन ये है आपका डीएनए, ठीक है, हेलिकल होता है, ठीक है। और एक डीएनए से डीएनए बन गए दो, तो डीएनए ने अपनी क्या बना ली? कॉपीज। तो ये कहलाएगा आपका डीएनए रेप्लिकेशन। और रेप्लिका मतलब कॉपीज। ये कहलाएगा आपका पेरेंटल डीएनए, ये कहलाएगा आपका डॉटर डीएनए। क्योंकि भाई इसी डीएनए से ये दो डीएनए बने हैं, तो इसको मैंने कह दिया पेरेंटल डीएनए और इसको क्या कह दिया? डॉटर डीएनए। क्या मैं ये बोल सकता हूं डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण होना? या मैं ये भी कह सकता हूं कि एक डीएनए में स्ट्रैंड कितने हैं, धागे कितने हैं? दो। तो दो डीएनए में कितने स्ट्रैंड हुए? चार। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि दो स्ट्रैंड से चार स्ट्रैंड का निर्माण होना क्या कहलाएगा? आपका डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर है यहां तक? यहां तक बातें क्लियर? अब समझना, सोचो डीएनए एक लंबा मॉलिक्यूल है, 2 मीटर लंबा मॉलिक्यूल आपका डीएनए है। तो इतने लंबे मॉलिक्यूल में दो स्ट्रैंड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, इनको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? ज्यादा या कम? ज्यादा। इतना लंबा मॉलिक्यूल और दोनों स्ट्रैंड के बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इतने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी ज्यादा। अब अगर मान लो तुम्हारे ये बॉन्ड्स टूट गए तो दोनों स्ट्रैंड्स हो जाएंगे अलग। अब आप क्या चाहोगे कि इनके ऊपर एक और स्ट्रैंड आ जाए ताकि हमारे एक डीएनए मॉलिक्यूल से कितने डीएनए मॉलिक्यूल बन जाए? दो। ठीक है, क्लियर? अब एक बात बताओ, स्ट्रैंड बना किससे है? डीएनए का स्ट्रैंड बना किससे? डीएनए किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का। इसका मतलब इतनी बातों से ये प्रूव होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन में दो चीजों की रिक्वायरमेंट सबसे पहले आ रही है। पहला आपका न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि नया स्ट्रैंड बनेगा किससे? न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से। ठीक है, अरे कॉमन सेंस लगाओ यार, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। क्लियर? डीएनए न्यूक्लियोटाइड का तो पॉलीमर है। अब अगर ये दोनों स्ट्रैंड अलग हुए, ठीक है, बहुत एनर्जी लगेगी क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, ठीक। लेकिन अगर मान लो तुमने एनर्जी देकर अलग कर दिया, इसके बाद भी तुम्हें एक एक स्ट्रैंड और चढ़ाना पड़ेगा पेरेंटल वाले स्ट्रैंड पर, काले वाले स्ट्रैंड पर। काले वाला स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड क्यों कहला रहा है? इसलिए क्योंकि वो पेरेंट का है। न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड कौन सा है? रेड वाला। स्ट्रैंड बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड। और एक चीज और पता चली कि हमें डीएनए के मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड को अलग करने के लिए क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। अच्छी बात क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन में जो न्यूक्लियोटाइड चाहिए और एनर्जी चाहिए, ये दोनों हमें एक ही केमिकल देता है। अब समझना स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली चीज डीएनए रेप्लिकेशन में आपको समझना है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड का एक्टिवेट होना। देखो इधर, पहले इतना बताओ, डीएनए रेप्लिकेशन में शुरुआत में तुम्हें कितनी चीजें दिखी? दो चीजें चाहिए, एक एनर्जी डीएनए के स्ट्रैंड्स को अलग करने के लिए। तो बताओ डीएनए रेप्लिकेशन एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस हुआ, पहली बात। दूसरा, नए स्ट्रैंड को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड। और ये दोनों एनर्जी प्रोवाइड करना और न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड करना, मतलब सबसे, ताकि एक नया स्ट्रैंड बन जाए। ये दोनों एक ही केमिकल करता है। तो देखना, सबसे पहली स्टेप एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का बातें बस सुनते रहो, बातें सुनते रहो, अंत में सब सीख जाओगे। थोड़ा इत्मीनान रखना। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड को हम एक्टिवेट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये बताओ डीएनए में कितने नाइट्रोजनस बेस यूज हो सकते हैं? कितने टाइप के? 4। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। यूरेसिल किसमें यूज होता है? आरएनए। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है समझना बेटा। 4 नाइट्रोजनस बेस हमें पता है जो डीएनए में यूज होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। अब देखना जरा, न्यूक्लियोटाइड में लिख रहा हूं एडेनिन मोनोफॉस्फेट। कितना फॉस्फेट है इसके पास? 1। ठीक है, एडेनिन मोनोफॉस्फेट। ऐसे हम लिख सकते हैं गुआनिन मोनोफॉस्फेट, ऐसे लिख सकते हो साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, ऐसे तुम लिख सकते हो थाइमिन मोनोफॉस्फेट। ये 4 मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड बना दिया। क्लियर? न्यूक्लियोटाइड में बेटा क्या क्या होता है? एक न्यूक्लियोटाइड में कितना फॉस्फोरिक एसिड? 1। पक्का? तो इस वजह से मोनोफॉस्फेट 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 मोनोफॉस्फेट, ये हमें 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड है जो हम डीएनए के निर्माण में यूज करेंगे। अर्थात नए स्ट्रैंड को बनाने के लिए यही 4 न्यूक्लियोटाइड हम यूज करेंगे। अब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को अगर हम 2 फॉस्फोरिक एसिड दे दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? अरे मोनोफॉस्फेट को 2 फॉस्फोरिक एसिड दिया तो क्या बन जाएगा? ट्राइफॉस्फेट। अब गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट को ऐसे ही अगर हम 2 फॉस्फोरिक एसिड दे दें तो बन जाएगा गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऐसे ही बताओ बेटा, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट को 2 फॉस्फोरिक एसिड दे देंगे तो क्या बन जाएगा? साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। वैसे ही थाइमिन मोनोफॉस्फेट को अगर हम तो मोनो मतलब सिंगल फॉस्फेट 2 फॉस्फोरिक एसिड दे देंगे तो ये क्या बना देगा? थाइमिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब एक बात बताओ, एएमपी, जीएमपी, सीएमपी, टीएमपी, ये सब के सब हैं क्या बेटा? न्यूक्लियोटाइड। डीएनए बनाने के लिए यूज होंगे आरएनए, डीएनए। तो क्या मैं इन्हें बोल सकता हूं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड? कोई दिक्कत? क्योंकि इसमें शुगर कौन सी यूज होगी? डीऑक्सी राइबोज। तो इन्हें हम डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। अच्छा, चाहे तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि बेटा जैसा कि हमें पता है कि जब हम शुगर में जब हम ऐड करते हैं नाइट्रोजनस बेस, तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में जब हम जोड़ते हैं फॉस्फोरिक एसिड
तो ये कहलाता है आपका, इधर जगह कम थी, इधर देखिएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो जो न्यूक्लियोटाइड है इसको मैं एक नाम से और जान सकता हूं। पहला, शुगर में नाइट्रोजनस बेस जोड़ा तो क्या बना, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड जोड़ा, क्या बना, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को मैं ये भी तो कह सकता हूं न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट। वो देखता है न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो मैं इसको न्यूक्लियोटाइड का दूसरा नाम लिख दे रहा हूं, न्यूक्लियोसाइड, संग में क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड का नाम। अब ये बताओ, यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड यूज हुए हैं, एएमपी, जीएमपी, सीएमपी, टीएमपी, ये डीएनए के लिए है कि आरएनए, अभी बोला था डीएनए। तो क्या मैं इन्हें डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बोल सकता हूं? बिल्कुल। अगर मैं चाहूं तो ये भी बोल सकता हूं डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट। नहीं समझ पाए मेरी बात, समझो मेरी बात समझो। शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर क्या कहलाया, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड जोड़ा, क्या बना, न्यूक्लियोटाइड। अब मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, तो लिख दिया न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट। क्लियर है यहां तक। अब इसका मतलब इन चारों के लिए मैं कॉमन टर्म यूज कर सकता हूं, न्यूक्लियोटाइड, या बोल सकता हूं न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं, या न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट बोल सकते हैं। अब ये डीएनए के लिए यूज हुआ है, तो भाई डीएनए में ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए का निर्माण कराने के लिए होंगे, तो बोल सकते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट। क्लियर। अब डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, तो पूरा नाम बन जाएगा डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। से इसको दो फॉस्फोरिक एसिड दिया तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी, दो न्यूक्लियोटाइड दिया तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट की ट्राइफॉस्फेट। अब यहां पर जो एंजाइम यूज होता है, कॉमन सेंस लगाना खुद बता दोगे, सल्फोनेज यूज होगा या फॉस्फोराइलेज, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर फॉस्फोरिक एसिड अर्थात फॉस्फेट जुड़ता है तो उसे बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो यहां पर मैंने एंजाइम लिख दिया, कॉमन एंजाइम क्या है, फॉस्फोराइलेज। पहली स्टेप एकदम क्लियर बेटा। अब ये हुआ आपका एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट हो गए। याद रखना यूज तुम यही करोगे, एएमपी, जीएमपी, सीएमपी, टीएमपी, ठीक है, अर्थात यही तुम्हारे एक्चुअल न्यूक्लियोटाइड है जो डीएनए के निर्माण में यूज होंगे, स्ट्रैंड के निर्माण में। तो सर इनको दो फॉस्फोरिक एसिड दिया क्यों? वजह क्या है, दो फॉस्फोरिक एसिड देकर इन्हें ट्राइफॉस्फेट में बदलने की। एक्चुअली में होता क्या है, अभी बोला था कि डीएनए रेप्लिकेशन इज एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस। अब इसमें एनर्जी चाहिए ज्यादा, तो भैया एटीपी, सबको पता है कि एटीपी आपका हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी कौन कहलाता है बेटा, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि इसके टर्मिनल में जो दो फॉस्फेट लगे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये बना दिया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट, अरे दोनों में कुछ भी बोल दिया तो चक्कर नहीं है। तो ये जो साइड में फॉस्फेट लगे हैं, इनके बॉन्ड बड़े एनर्जी रिच होते हैं। जब ये टूटते हैं तो बहुत सारी क्या रिलीज होती है, एनर्जी, और जिसको हम यूज कर सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। तो हमने हर मोनोफॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट किया, ट्राइफॉस्फेट में, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइलेज। क्या दिया मोनोफॉस्फेट को, दो फॉस्फोरिक एसिड, अल्टीमेटली बना सबका ट्राई। सर लेकिन मैं एटीपी सुना है सर एनर्जी करेंसी के लिए यूज होता है, सर ये जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी, वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, थायमिन ट्राइफॉस्फेट, सर ये क्यों यूज हो रहा है, एटीपी दे एनर्जी तो समझ में आता है बेटा। डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्चा होती है, डीएनए रेप्लिकेशन कराने में, डीएनए को रेप्लिकेट कराने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। तो यहाँ एटीपी अकेले यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा, यहाँ पर हमने एडिशनल ट्राइफॉस्फेट ले रखे हैं ताकि एनर्जी हमें क्या मिले, ज्यादा। भाई जब ये दो, जब जैसे यहाँ एक पीपीपी लिखा तुमने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वैसे यहाँ पर क्या लिख सकते हो, जीपीपीपी अर्थात वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके भी तो साइड में लगा दो फॉस्फेट, उसके पास भी तो, उसके बॉन्ड में भी तो एनर्जी होगी ना। तो अर्थात यहाँ पर ये चारों केमिकल किस काम आ रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने में। कब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जब ये अपने दो फॉस्फेट को तोड़ेंगे, तो इनके बॉन्ड से निकलने वाली एनर्जी हम क्या कराएंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। अब जब ये बॉन्ड अपने तोड़ेंगे अर्थात दो फॉस्फेट हटाएंगे, तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएंगे मोनोफॉस्फेट में, और मोनोफॉस्फेट को हम यूज कर सकते हैं एज अ सबस्ट्रेट नया स्ट्रैंड के निर्माण करने के लिए। क्या यहां तक बातें क्लियर है, एकदम क्लियर, ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालो, जवाब दूंगा। आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर जो हमारे न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, कौन वाला न्यूक्लियोटाइड, जिसके पास 3 फॉस्फेट या 2 या 1 फॉस्फेट, जिसके पास 3 फॉस्फेट, जिसके पास 3 फॉस्फेट है, वो वाला न्यूक्लियोटाइड आपका डुअल पर्पस कर रहा है। पहला 2 फॉस्फेट तोड़कर एनर्जी दे रहा है डीएनए रेप्लिकेशन कराने के लिए, दूसरा वो अब क्या कर रहा है, जैसे 2 फॉस्फेट हटाएगा वो मोनो में बदल जाएगा और मोनो वाला स्टैंड बनाएगा। क्लियर है यहां तक, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक एसिड कितना, 1, ठीक है। अब इधर देखना, दूसरी चीज, डीएनए रेप्लिकेशन कराने के लिए सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा ORI क्या है। ORI सुनने में थोड़ा सा डर लगता है कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, बिल्कुल नहीं, इसका नाम पकड़ो सब समझ जाओगे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसका मतलब क्या होता है ORI का, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अर्थात ओरिजिन का मतलब क्या होता है, शुरुआत। तो रेप्लिकेशन की शुरुआत जहां से हो वही क्या कहलाएगा, ORI। क्लियर, अब समझना इसे अच्छे से बेटा। अब
ORI, तुम कॉमन सेंस लगाओ, तुम डीएनए को कहां से तोड़ना चाहोगे? जहां से तोड़ना आसान होगा या जहां से तोड़ना मुश्किल होगा? शुरुआत वहीं से करोगे जहां से तोड़ना क्या हो, आसान। अच्छा तुम ऐसे ही सोचो, अगर मान लो तुम्हें ये बोल्ट उखाड़ना है, ठीक है, तो तुम किसी ऐसी जगह पकड़ोगे बोल्ट को जहां से बोल्ट को पकड़ने, जहां पर बोल्ट तुम्हारा क्या हो, कमजोर तरीके से अटैच हो, ताकि वहीं से पकड़ के तुम खींचोगे। बोलो, कॉमन सेंस की बात है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, डीएनए में रेप्लिकेशन की शुरुआत आप वहां से कराएंगे जहां पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को तोड़ना क्या हो, आसान। अब इधर देखना अच्छे से, जैसे मान लो बेटा, एक चीज याद रखना, वैसे मैं तुम्हें कई बार बोल चुका हूं लेकिन दोबारा बोलूंगा कि जब भी डीएनए बनाओ तो समझने की सहूलियत के लिए, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, आप क्या करेंगे, डीएनए को हेलिकल मत बनाइए, आप इन दोनों धागों को क्या करिए, खोल के बनाएंगे तो समझना आसान होगा, वरना हेलिक्स में नाचते रह जाओगे। अब इधर देखना, मैं क्या डीएनए को ऐसे ना करके दोनों स्ट्रैंड को सीधा सीधा भी बना सकता हूं। अब तुम देखना, खुद ही समझ जाओगे। ORI किसे तुम जज करना, ठीक है, तुम्हें जज करना है कि ORI इसमें से कहां पर होगा। चलो यहां पर मान लो एडेनिन है, यहां पर थाइमिन, यहां पर एडेनिन, यहां पर थाइमिन, यहां पर एडेनिन, यहां पर थाइमिन, यहां पर एडेनिन, यहां पर थाइमिन, यहां पर ग्वानिन, यहां पर साइटोसिन, ग्वानिन साइटोसिन, ग्वानिन साइटोसिन। एडेनिन थाइमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 2। ग्वानिन साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 3। याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड को बेटा डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, अगर सीधी लाइन की थी तो कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। अब इधर देखना, ये बताओ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना ज्यादा आसान होगा या 3? 2 को तोड़ना आसान होगा। तो क्या बेटर है, जहां पर एडेनिन थाइमिन का रिपीटेशन आ रहा है हम उसे मानेंगे अपनी ORI, क्योंकि वहां से डीएनए को तोड़ना होगा आसान। लेकिन जहां पर GC कंटिन्यू आ रहा होगा वहां से तोड़ना होगा मुश्किल, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टूटेंगे? 3 वाले सेट टूटेंगे, यहां पर कितने? 2 वाले। तो हमारा ORI क्या होता होगा? ORI इज डिफाइंड एज डीएनए का वो टुकड़ा जहां पर एडेनिन थाइमिन काफी बार रिपीट हो जाए, जिससे इसे तोड़ना क्या हो, आसान। अब एक बात सुनना बेटा, प्रोकैरियोट्स की अगर आप बात करें, प्रोकैरियोट्स में आपका ORI पूरे डीएनए में सिर्फ एक होता है, पूरे डीएनए में सिर्फ एक ORI होती है। वहीं पर अगर आप यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में ORI मेनी कई सारी हो सकती है, 2, 4, 10, 20 कई सारी ORI हो सकती है। मतलब प्रोकैरियोट में अगर डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो उसके रेप्लिकेशन की शुरुआत एक जगह से होगी, वहीं पर यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन कई जगह पर हो रहा होगा। यहां तक बातें क्लियर है? अब सुनना, इतना बेटा छाप लो। अब ORI की डेफिनेशन लिखो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI लिखा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डैश, डेफिनेशन लिखो, डीएनए का वो टुकड़ा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में लिखो बेटा, समझना आसान होता है साइंस को। डीएनए का वो टुकड़ा जहां पर एडेनिन थाइमिन का रिपीटेशन आए, एडेनिन थाइमिन का रिपीटेशन आए, मतलब लगातार एडेनिन थाइमिन रिपीट कर रहा हो, ठीक है, जिसकी वजह से कॉमा करके जिसकी वजह से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को हम उस जगह से आसानी से अलग कर सकते हैं, आसानी से अलग कर सकते हैं। और वहीं से फिर क्या होगी, रेप्लिकेशन की शुरुआत, ठीक है। एडेनिन थाइमिन का कंटीन्यूअस रिपीटेशन, प्रोकैरियोट्स में कितना? एक, यूकैरियोट्स में कई सारी। तो इसे मिटा बेटा। चलो अब इधर देखना, अगली चीज प्राइमर क्या होता है। देखो, अगर प्राइमर आपको क्लियर नहीं है तो फिर आप डीएनए रेप्लिकेशन नहीं सीख सकते। आराम से समझना प्राइमर क्या होता है। देखो, अगर हम प्राइमर की बात करें, प्राइमर असल में प्राइमर कुछ नहीं है, प्राइमर एक इंग्लिश का वर्ड है, प्राइमर एक इंग्लिश का वर्ड है, बायो का वर्ड नहीं है। प्राइमर का मतलब क्या होता है समझना, जैसे बेटा बच्चियां क्या है, मतलब जब बड़े हो जाते हैं बच्चियां तो मेकअप करती है ना, तो अब क्या होता है, मेकअप शादी वगैरह में धुल जाता है तो असली जो कलर आता है वो सामने अपीयर हो जाता है। तो उससे बचने के लिए कॉन्सेप्ट आया जिसे बोलते हैं प्राइमर। क्या? प्राइमर। असल में प्राइमर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो दो चीजों के बीच में कॉन्टैक्ट बनाए, कोई भी ऐसी चीज जो दो चीजों के, दो सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट बनाए, कॉन्टैक्ट को मजबूत करे, वो क्या कहलाता है? प्राइमर। तो वो क्या करते हैं, स्किन के ऊपर तुरंत जो लिपापोती नहीं, स्किन के ऊपर पहले लगाते हैं केमिकल, और उसी केमिकल को कहते हैं हम प्राइमर, क्योंकि अब उसके ऊपर जब लिपापोती की जाती है तो वो क्या है, स्किन प्राइमर लगा, प्राइमर के ऊपर लिपापोती, अरे लिपापोती में लाला काला जितना भी जो लगाना होता है, तो स्किन के ऊपर केमिकल लगाया, उस केमिकल के ऊपर उन्होंने किया पेंटिंग। क्लियर? तो पेंटिंग और स्किन के बीच में जो केमिकल है हम उसे कहेंगे प्राइमर, क्योंकि प्राइमर होल्ड रखता है मेकअप को। क्लियर? तो प्राइमर का मतलब क्या होता है, जो दो सरफेस के बीच में या दो चीजों के बीच में क्या बनाए, कॉन्टैक्ट बनाए। ठीक है, अब ऐसे सोचो ना, दीवार में भी बेटा क्या होता है, दीवार में सबसे पहले सीमेंट के ऊपर सीमेंट लगाया, क्या तुरंत उसके ऊपर पेंटिंग कर देते हो ना, उस पर भी पहले हम प्राइमर लगाते हैं ताकि पेंट उसके ऊपर जब लगाएं तो वो टिका रहे। तो प्राइमर दो चीजों को आपस में जोड़े रखने में क्या करता है, मदद। वही मतलब यहां पर भी प्राइमर का। कई बार ना
बेटा याद रखना, बायो के मैक्सिमम वर्ड इंग्लिश से निकाले गए। तो कई बार हम क्या सोचते हैं ना, प्राइमर मतलब ये सिर्फ कोई बायो वाली चीज है ना, ये इंग्लिश वर्ड है यार, ठीक। अब समझना प्राइमर यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन में क्या है देखना। असल में प्राइमर आरएनए की एक छोटी सी चेन है जिसमें ज्यादा से ज्यादा 7, 8, 9 या कभी कभी 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये मान लो मैंने बना दिया एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। चलो यहाँ पर कहता हूँ 3, 3, 6, 2, 8। ये मैंने 8 न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाई, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड किसके यूज हुए हैं, आरएनए के, डीएनए के, आरएनए के। समझना अभी बेस क्लियर कर रहा हूँ, हर एक चीज क्लियर हो जाए तो ताकि जब रेप्लिकेशन शुरू करें तो झमाझम चले अंत तक। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाई, 7 से लगभग 10 तक न्यूक्लियोटाइड होते हैं और आरएनए के। तो बेटा जब तुम न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाओगे तो एक तरफ तुम्हारा अगर 5वां कार्बन फ्री होगा तो उसे 5 प्राइम बोल देंगे, तो दूसरी तरफ तुम्हारा कौन सा कार्बन फ्री होगा, तीसरा, तो उसे क्या बोल दोगे, 3 प्राइम। तो ये न्यूक्लियोटाइड की छोटी सी चेन। तो क्या मैं इसे ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड कह सकता हूं, बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूं प्राइमर आरएनए की एक छोटी सी चेन होती है, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है, मतलब 10 न्यूक्लियोटाइड या उससे कम की चेन होती है। और इसका काम पक्की बात है, दो चीजों के बीच में कनेक्टिविटी बनाना होगा। क्या है, कैसे काम करेगा, वो आगे बात करेंगे। अब प्राइमर बनवाने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमेज। क्या, प्राइमेज, क्योंकि क्या बनवा रहा है, प्राइमर बनवा रहा है, एंजाइम का नाम प्राइमेज। यहां तक बातें क्लियर। अच्छा अब समझना, प्राइमर की डेफिनेशन लिख डालो पहले एक बार। देखो प्राइमर क्या है, a short oligonucleotide, a short oligonucleotide ब्रैकेट में 7 to 10, 7 से 10, a short oligonucleotide ब्रैकेट में 7 से 10 लिखा, chain of RNA, यहां तक बातें क्लियर है बेटा, यहां तक बातें क्लियर। चलो अब देखो, प्राइमेज जो प्राइमर बनवाए, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड 7 से 10 न्यूक्लियोटाइड की एक चेन, एक तरफ 5 प्राइम अगर फ्री होगा तो दूसरी तरफ 3 प्राइम। अब एक बात यहां पर बहुत अच्छे से सीखना, क्योंकि वो डीएनए डुप्लीकेशन में भी यूज होगी, आगे जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो भी वो बात यूज होगी। बेहद इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से सीखना इसे, और जब तक ना समझ में आए, ठीक है, तब तक उसे रिपीट कर करके देखो। लेकिन इसे नहीं सीखा तो डीएनए डुप्लीकेशन ना ट्रांसक्रिप्शन कुछ नहीं आएगा। बेहद इंपॉर्टेंट बात, आराम से सुनो बेटा। एक बात बताओ, 5 प्राइम और 3 प्राइम, ठीक है, दो तरफ है कार्बन। 5 प्राइम की तरफ क्या फ्री होगा, फॉस्फोरिक एसिड, और 3 प्राइम की तरफ क्या फ्री होगा, OH। ठीक, अब देखो OH किधर है बेटा तुम्हारा, 5 प्राइम की तरफ या 3 प्राइम की तरफ, 3 प्राइम की तरफ। तो 3 प्राइम की तरफ यहां पर लगा हुआ है OH। अब एक बात बताओ, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, जो तुम केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, जितने भी पढ़ते हो, ये फंक्शनल ग्रुप का नाम क्यों पड़ा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब जो किसी भी केमिकल का वो पार्ट, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसका वो पार्ट जो केमिकल रिएक्शन में अपना फंक्शन दिखाए, उसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। किसी भी केमिकल का वो पार्ट जो किसी केमिकल रिएक्शन में अपना क्या दिखाए, फंक्शन, वो क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, जब भी जैसे मान लो तुम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन की चेन से रिएक्शन करवाते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, उसी ग्रुप से तो कराते हो। तो इसी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड को तुम क्या बोलते हो, फंक्शनल ग्रुप। अब बताओ फंक्शनल ग्रुप किधर है, 5 प्राइम की तरफ या 3 प्राइम की तरफ, 3 प्राइम की तरफ। तो अगर तुम्हें अगला न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है तो बताओ किधर जोड़ोगे, 5 की तरफ या 3 की तरफ, 3 की तरफ, क्योंकि जिधर फंक्शनल ग्रुप वहीं पर आप अटैच कर सकते हो, वहीं पर आप रिएक्शन करा पाओगे। तो अब मैंने अगला न्यूक्लियोटाइड जोड़ा 3 प्राइम की तरफ, तो अब क्या होगा, इस न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम चला आएगा इधर। यहां तक बातें क्लियर। अब बताओ OH किधर है, 5 की 3, अरे भैया OH हमेशा किधर का फ्री होता है, 3 की तरफ का। अब OH 3 प्राइम की तरफ फ्री है, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया बेटा, OH। फंक्शनल ग्रुप किधर है, 3 प्राइम की तरफ। तो अगला न्यूक्लियोटाइड जब जोड़ोगे तो वो भी किधर जोड़ोगे, 3 प्राइम की तरफ जोड़ोगे या 5, 3 की तरफ। तो वजह समझ गया ना कि क्यों 3 की तरफ ही जोड़ना है, क्योंकि 3 प्राइम की तरफ भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप। क्लियर, क्योंकि तीसरे कार्बन पे तो फंक्शनल ग्रुप होता है ना बेटा, OH। अब इधर देखो, अब यहां पर आ गया आपका क्या, OH 3 प्राइम की तरफ, ऐसे ही अगला जोड़ते चले जाओगे। अब एक बात बताओ, क्या तुमने एक चीज नोटिस करी कि जो चेन भाग रही है, चेन भाग मतलब दौड़ नहीं रही, भाग मतलब कहने का, जो आपकी चेन में न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जा रहे हैं वो 3 की तरफ जुड़ते जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है मानो चेन जा रही हो 5 प्राइम से, चेन जो बढ़ रही है न्यूक्लियोटाइड जोड़ने से, वो 5 से 3 की डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है, 3 से 5, 5 से 3। नहीं समझ पाए इस बात को, नहीं समझ पाए। नया न्यूक्लियोटाइड किधर जोड़ रहे हो, नया न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम की तरफ जोड़ रहे हो। अब जब नया न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम की तरफ जोड़ रहे हो तो भैया नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ा, अगला, तो जो चेन बढ़ती जा रही है किधर से किधर जा रही है, 5 से 3। तो ये बात दिमाग में डाल लो। अब देखो, अभी तो मैंने कॉन्सेप्चुअली बता दिया, क्योंकि पूछ लेगा तुमसे कि नया न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम की तरफ ही क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप किधर होता है, 3 प्राइम की तरफ। कोई भी, चाहे डीएनए का न्यूक्लियोटाइड हो चाहे आरएनए का न्यूक्लियोटाइड हो, फंक्शनल ग्रुप 3 प्राइम पर, 3 प्राइम एंड पर किधर होगा, फंक्शनल ग्रुप OH किधर होगा, 3 प्राइम की तरफ। तो मेरे कहने का मतलब समझो, तो 3 प्राइम की तरफ नया न्यूक्लियोटाइड अगर जुड़ेगा तो सीधी बात है चेन दिखेगी मानो 5 से किधर भाग रही हो, 3 की तरफ, नया जुड़ा, ऐसे चेन बढ़ती जा रही 5 से 3 की तरफ। क्लियर है वाली बात, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पक्का। अब समझो, इस बात को एकदम पॉइंट बना के लिखो, जब भी नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे,
जब भी नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे हमेशा न्यूक्लियोटाइड की चेन के न्यूक्लियोटाइड की चेन के 3 प्राइम की तरफ जोड़ेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ब्रैकेट में ऐसे लिखना, ऐसे डैश करके OH, ये बॉन्ड दिखा रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप 3 प्राइम की तरफ होता है। अब एक लाइन छोड़कर लिखो, हेंस चेन विल ऑलवेज मूव किस डायरेक्शन में? 5 से 3 की तरफ मूव करते हुए दिखेगी, बढ़ते हुए, या 3 से 5 की तरफ? 5 से 3। चेन विल ऑलवेज मूव in the direction of ऐसे लिखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इसे सिक्स लाइन से कवर कर लेना, बेहद इंपॉर्टेंट बात है। चाहे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की चेन बढ़े, चाहे आरएनए के न्यूक्लियोटाइड की चेन बढ़े, हमेशा चेन किधर बढ़ेगी? 5 से 3 की तरफ, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप किधर लग रहा है? 3 प्राइम की तरफ। यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं? आइए, कितना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था डीएनए का रेप्लिकेशन सीखने के लिए। आइए अब हम डीएनए रेप्लिकेट कराते हैं, अर्थात एक डीएनए से कितना डीएनए बनाएंगे? 2 डीएनए, या बोल सकते हैं डीएनए के 2 स्ट्रैंड से कितना स्ट्रैंड बनाएंगे? 4। अब सुनो मेरी बात कायदे से, एक बार दोबारा सोचते चले जाते हैं। सबसे पहली बात हमने क्या सीखी? एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या मैं न्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट कह सकता हूं? न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जुड़ रहा है ना, तो न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सी क्यों बोला? क्योंकि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड है, तो मैंने बोला डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट को हमने 2 फॉस्फोरिक एसिड देकर, या 2 फॉस्फेट देकर, बोलो सीधा, हमने किसमें बदला? सबका ट्राई में बदला। अब ये ट्राई वालों से 2 साइड में फॉस्फेट लगे हुए हैं, ये तुम्हारे कट कट के क्या होंगे? जब बॉन्ड इनके टूटेंगे, जब बॉन्ड टूटेंगे वापस मोनो में बदल जाएंगे, उससे निकलने वाली एनर्जी किसमें यूज हो जाएगी? डीएनए रेप्लिकेशन में। और ये जो मोनो वाले हैं, ये न्यूक्लियोटाइड तुम्हारे सबस्ट्रेट की तरह यूज होंगे नया स्टैंड बनाने के लिए। दूसरा क्या सीखा फिर तुमसे? दूसरा तुमने ये सीखा कि ORI क्या है? ORI कुछ नहीं बेटा, डीएनए का वो टुकड़ा जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत हो, और वो 80-80 का रिपीटेशन होगा, क्योंकि 80-80 के बीच कितने बॉन्ड? 2, और GC के बीच कितने? 3। तो 2 को तोड़ना आसान है, तो ORI हमारी क्या होगी भैया? हमेशा 80 के रिपीटेशन वाला सीक्वेंस। डीएनए का एक टुकड़ा है ORI, और कुछ नहीं, जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत हो। फिर हमने तीसरी बात क्या सीखी? प्राइमर बनाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? प्राइमेज। ठीक, प्राइमर क्या है? आरएनए की एक छोटी सी चेन, जिसमें जो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है, मतलब 7 से 10 न्यूक्लियोटाइड है उसमें, अर्थात आरएनए की वो जो छोटी सी चेन है, उसका नाम प्राइमर क्यों पड़ा? पक्का है वो 2 चीजों के बीच में कनेक्टिविटी बनाने में क्या करती होगी? मदद। पक्का? अब आओ आगे बातें करते हैं। अब जैसे मान लो मैंने यहां पर बना दिया डीएनए, ठीक है, चलो ये मैंने डीएनए बना दिया। अरे बहुत लंबा डीएनए होगा भैया, बस मैंने अगर मैं इतना पोर्शन रेप्लिकेट करके दिखा दूंगा तो वैसे पूरा डीएनए रेप्लिकेट होगा। ठीक है, ये मान लो मैंने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड बना दिए। याद रखना, खोल के बनाने से क्या होता है, समझना आसान होता है। अब यहां पर क्या होगा? इनके न्यूक्लियोटाइड्स में मौजूद नाइट्रोजनस बेस आपस में क्या बनाए होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। सर ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है? अबे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, बस मैंने कनेक्टिविटी आपस में दिखा दी। क्लियर? अब इधर देखना कायदे से, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हो तो चलो भाई डॉटेड दिखाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। ठीक, अब इस 2 स्ट्रैंड से क्या मैं इन दोनों स्ट्रैंड को पैरेंटल स्ट्रैंड कह सकता हूं? बिल्कुल। अब समझना, खेल यहीं से शुरू होता है। देखो, मैं अपने अपने हाथ ऐसे करो बेटा, ऐसे करो, हाथ ऐसे करो, ये तुम्हारे दोनों क्या हो गए? हाथ स्टैंड हो गए, न्यूक्लियोटाइड की चेन है ये दोनों। ठीक है, अपने दोनों हाथ को ऐसे करो। ठीक है, ये दोनों स्टैंड आपस में, ये दोनों हाथ तुम्हारे इसलिए चिपके हैं क्योंकि आपस में ये दोनों स्टैंड के बीच में क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब शुरुआत कहां से कराओगे रेप्लिकेशन की? ORI। अब देखना, ये बताओ बेटा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड को तोड़ता है लाइपेज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट, या उसी को बोलते हैं एमाइलेज। लिपिड को तोड़ता है लाइपेज, सेलुलोज को तोड़ता है सेलुलेज, काइटिन को तोड़ता है काइटिनेज। ठीक, अब उसी तरीके से इस हेलिकल स्ट्रक्चर को तोड़ेगा, मतलब खोलेगा कौन? हेलिकेज। क्लियर है यहां तक? अब देखो, करो ना हाथ करो, तभी ज्यादा समझ में आएगा बेटा। इधर देखो, इधर। अब क्या हुआ? हेलिकेज आएगा, वो बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा? तोड़ेगा। सर सारे हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही साथ तोड़ डालेगा? ना 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 सर, लेकिन एक साथ तोड़ डाले तो दिक्कत क्या है? दिक्कत बहुत बड़ी है। अब वो हेलिकेज धीरे धीरे खोलता है स्टैंड को, अगर एक साथ खोल देगा तो हो जाएगा बवाल। पूछो क्या? अच्छा ऐसे सोचो, मान लो मैं तुम्हें ये बोलूं कि तुम्हें दाल बनानी है, ठीक है, और दाल बनाने के लिए एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो क्या तुम उसमें क्या दाल बनाने के लिए पानी वगैरह जो भी डाला क्या उसके अंदर तुम बम मार दोगे? क्या सारी एनर्जी एक साथ दे दोगे? क्या नहीं, बोलते नहीं बेटा, धीरी आंच पे पकाएं, फिर आंच बढ़ाएं, आंच घटाएं।
तो एनर्जी अगर आपने एक दे दी, क्योंकि इतने सारे बॉन्ड जब एक साथ तोड़े जाएंगे तो एक साथ बहुत सारी एनर्जी मिलेगी डीएनए की, और उतनी हाई एनर्जी दोगे डीएनए डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, पूरा डीएनए टूट जाएगा, रेप्लिकेशन के भाड़ में न्यूक्लियोटाइड के आपस में बॉन्ड छितर जाएंगे, टूट जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड फैल जाएंगे चारों तरफ, तो क्या होगा, हौले हौले एनर्जी देंगे, धीरे धीरे तोड़ेंगे। मतलब अगर कॉमन सेंस लगाना यार, अगर एक साथ सारी एनर्जी दे दोगे तो डीएनए जल सकता है, ठीक है, डीएनए डिसइंटीग्रेट हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो इसलिए हेलिकेज क्या करता है, धीरे धीरे खोलता है, इतना तोड़ा, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद और खोलेगा, थोड़ी देर बाद और खोलेगा। इतनी बातें क्लियर? क्या दोनों स्टैंड एक बार में खोलेंगे? एक बार में खोलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि डीएनए के ऑक्सीडाइज होने का खतरा है। तो अब देखना, आप ऐसे करो ना, इधर अब हेलिकेज आया और हल्का सा ऐसे अलग करो स्टैंड, किया अलग, ठीक है। लेकिन सर ये दोनों स्टैंड देखिए सर अलग होते दिख तो रहे हैं, लेकिन सर ये आपस में, अगर मान लीजिए इधर एडेनिन होगा तो इधर क्या होगा, थाइमिन, अगर इस वाले स्टैंड पे एडेनिन होगा तो इस वाले पे क्या होगा, थाइमिन। सर ये वापस बॉन्ड बना लेंगे, अरे क्योंकि आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अब क्या किया जाए, हेलिकेज का काम तो बस इतना था, हेलिकल स्ट्रक्चर को खोलना। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि कोई एंजाइम आकर इनका ओरिएंटेशन, मतलब आपसी अरेंजमेंट अगर चेंज कर दे, मतलब हेलिकेज ने खोला और एक एंजाइम आता है जिसका नाम है टोपो आइसोमरेज। क्या नाम है, टोपो आइसोमरेज। आपस में तनाव होगा इन दोनों स्टैंड में, हाँ या ना? हाँ। तनाव का कहने का मतलब क्या, टेंशन किस बात का, टेंशन इस बात का होगा कि आपस में ये बॉन्ड बनाने के लिए बिल्कुल तत्पर होंगे, क्योंकि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तभी थोड़ी देर पहले तो डबल स्टैंडर्ड था। तो अब क्या होगा, हेलिकेज जब खोलेगा तो टोपो आइसोमरेज इनका ओरिएंटेशन चेंज कर देगा, अर्थात एक दूसरे से दोनों स्टैंड अब सामना नहीं कर रहे होंगे। जब सामना नहीं कर रहे होंगे तो बताओ क्या अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी? नहीं। तो व्हाट टोपो आइसोमरेज डू, हेलिकेज कम एंड कट द हाइड्रोजन बॉन्ड, कट करेगा और कट करेगा दोनों स्टैंड अलग, लेकिन वापस चिपक सकते हैं। इसके लिए टोपो आइसोमरेज आके दोनों का ओरिएंटेशन क्या कर देगा, दोनों स्टैंड का चेंज। अब ये जब आमने सामने नहीं होंगे तो क्या ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएंगे? नहीं। अल्टीमेटली क्या हुआ, दोनों स्टैंड आपके अब स्टेबलाइज हो गए, अब आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहे। सोच रहे हैं दोनों स्टैंड पूरा एक ही बार में खोलते क्या? नहीं, डीएनए का ऑक्सीडेशन हो सकता है, रेप्लिकेशन भूलो, डीएनए खत्म हो जाएगा। अब आओ, अब वैसे ही मैं यहां पर वो काम कर रहा हूं, देखना। अब हेलिकेज आया, हेलिकेज ने क्या किया, दोनों स्टैंड्स को आपस में क्या किया, अलग, एक दूसरे से दूर किया। लेकिन ये बताओ एक दूसरे से क्या पूरे स्टैंड को खोल देगा क्या? ना 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 ना, हल्का हल्का। अगर ये वाला मान लो 3 प्राइम है, या मान लो इसको कुछ भी मान लो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाते हैं, ये वाला स्टैंड का अगर ये एंड 5 प्राइम है तो ये वाला 3 प्राइम, 5 प्राइम के सामने 3 प्राइम और 3 प्राइम के सामने 5 प्राइम। अरे दोनों स्टैंड एंटी पैरेलल होते हैं ना, पैरेलल तो है लेकिन पोलैरिटी कैसी है, अपोजिट। इसका 5, इसका 3, इसका 3 तो इसका 5, क्लियर। अब मैंने जब दो स्टैंड्स को, हाथ देखना बेटा मेरा, हाथ देखना, मैंने दोनों स्टैंड्स को हेलिकेज की मदद से अलग किया तो स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। देखो हेलिकेज आया, कट किया हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रक्चर ऐसा। सर पूरा अलग? नहीं नहीं नहीं, दोबारा बोल रहे नहीं। हेलिकेज आया, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा और दोनों स्टैंड अलग। अब इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, ये ठीक, इधर भी ऐसे बना सकते हैं, ये। तो ये जो आपको वाई शेप्ड स्ट्रक्चर दिखा, इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। फॉर्क का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा ये वाला इस टाइप वाला चम्मच जिसमें चाउमीन मैगी फटा खाते हो, ये वाला जो चम्मच होता है इसे फॉर्क क्यों कहते हैं? फॉर्क का मतलब किसी स्ट्रक्चर के बीच में क्या पड़ जाए, दरार पड़ जाए, क्लियर। तो इसे क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क, क्लियर। अब कॉमन सेंस लगाइएगा, अगर यहां पर एडेनिन था तो यहां पर क्या होगा, थाइमिन। अगर यहां पर ग्वानिन था तो यहां पर क्या होगा, साइटोसिन। ये वापस चिपकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक टोपो आइसोमरेज आकर ओरिएंटेशन क्या कर देगा, चेंज, ओरिएंटेशन चेंज। अब बेटा 2D डायग्राम में 3D ना है, तो फिर 2D डायग्राम में हम आगे पीछे कैसे करें, बस इतना ही कर सकते हैं। हेलिकेज ने काटा, अब अंडरस्टूड है कि टोपो आइसोमरेज आकर क्या कर देगा, ओरिएंटेशन चेंज, जिसकी वजह से दोनों का आमना सामना नहीं होगा और वापस से डबल स्टैंडर्ड नहीं बनेंगे। यहां तक बातें क्लियर, यहां तक बातें क्लियर। अब इधर देखना, अब यहीं पर आया कॉन्सेप्ट प्राइमर का। प्राइमर कौन बनवाता है, प्राइमेज, क्लियर। प्राइमर किसके न्यूक्लियोटाइड की चेन है, आरएनए या डीएनए, आरएनए, ठीक। अब देखो, अब यहां पर बेटा लिखते हैं 5 प्राइम, तो दूसरी तरफ 3 प्राइम, अरे यहाँ 5 लिया था, यहाँ 3, तो ये वाला 5, 3, इसके सामने ये हो गया 3 प्राइम, तो ये इसके इस स्टैंड का दूसरा वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, 5 प्राइम। अब समझना कायदे से देखो अब क्या होगा। देखो अब एक एंजाइम आएगा, उसका नाम याद नहीं आ रहा, तुम खुद सोच के बताओ कि तुम किसका पॉलीमर बनाना चाहते हो, डीएनए का पॉलीमर या आरएनए का, डीएनए का। तो एंजाइम का नाम क्या होना चाहिए, डीएनए पॉलीमर, और एंजाइम के नाम के पीछे क्या लगता है, एज, तो नाम क्या हुआ, डीएनए पॉलीमरेज, क्लियर है यहां तक। अब डीएनए पॉलीमरेज आएगा और एडेनिन के सामने कौन सा न्यूक्लियोटाइड लगाएगा, आपका थाइमिन। ग्वानिन के सामने कौन सा लगवाएगा, साइटोसिन। अरे डीएनए पॉलीमरेज ही तो भैया डीएनए का पॉलीमर बनाएगा, यहाँ पर डीएनए का नया स्ट्रैंड बनाएगा। सर ये कहां से आया, एडेनिन के सामने थाइमिन, थाइमिन कहां से आया, याद कर मेरे भाई, टीटीपी, थाइमिन ट्राइफॉस्फेट, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड करके बनाया था। जब ये टूटेगा तो थाइमिन मोनो फॉस्फेट बनाएगा, है ना।
अब थाइमिन मोनोफॉस्फेट यहाँ एडेनिन के सामने जाकर चिपक जाएगा। तो सर सिर्फ टी क्यों लिख रहा हूँ? अरे नाइट्रोजनस बेस दिखाते हैं यार, अंडरस्टूड है कि पूरा न्यूक्लियोटाइड होगा ना यहाँ पर। अब इधर देखना, और जब ये टीटीपी टीएमपी में बदलेगा तो यहाँ क्या रिलीज होगी? एनर्जी, ठीक है, जिससे जो डीएनए रेप्लिकेशन में इस्तेमाल होगी। अब देखना अच्छे से, लेकिन अब कॉमन सेंस लगाओ। डीएनए और आरएनए में लास्ट लेक्चर में बताया है कि आरएनए की रिएक्टिविटी होती है ज्यादा, आरएनए की रिएक्टिविटी ज्यादा। तो अब ये बताओ, यहाँ पर डीएनए के स्टैंड से आरएनए चिपकना, आरएनए जल्दी चिपक सकता है या डीएनए? आरएनए, क्योंकि आरएनए की रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा है तो आपस में इंटरेक्ट करना क्या होगा? ज्यादा, ठीक है। तो इस वजह से कायदे से देखिएगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले प्राइमर लगाते हैं। देखना जरा, अब वो प्राइमर किसका बना हुआ है? आरएनए का। देखो ये बेटा आप याद करो, अभी प्राइमर ऐसे करके बनाया था। एक तरफ क्या आया था आपका 3 प्राइम, तो दूसरी तरफ क्या आया था आपका 5 प्राइम। अब जल्दी बताओ, नया न्यूक्लियोटाइड किधर जोड़ोगे? 3 या 5? 3। किधर OH होता है? 3। यहाँ अभी तुम आगे समझ जाओगे कि आरएनए क्यों शुरू में लगाया जाता है। पर डीएनए रेप्लिकेशन ले रहे हैं और जो आरएनए की चेन रहे हैं, अभी समझ जाओगे, रुको देखते रहो बस। अब यहाँ पर तुमने क्या किया, एक प्राइमर इस्तेमाल किया। अब प्राइमर की पोजीशन क्या होगी खुद समझना। सर ये क्या, ये लकड़ी का गुटका? अबे ये पूरा स्ट्रक्चर हमने क्या किया है, ऐसे एक बॉक्स में दिखा दिया है, ठीक है। अब इसका एक तरफ क्या होगा बेटा तुम्हारा 3 प्राइम, तो दूसरी तरफ क्या होगा 5 प्राइम। बोलो बेटा, अगर एक तरफ 3 प्राइम जाएगा तो दूसरी तरफ क्या जाएगा 5 प्राइम। सर क्यों सर? मेरा मन, सर मैं ऊपर 5 रखूंगा, अरे चेन में ऐसे रखूंगा, ऊपर 5 नीचे 3, पगला गए हो क्या? न्यूक्लियोटाइड की चेन आपस में कैसी होती है? एंटी पैरेलल। तो इसका 5, तो इसका इधर पर प्राइमर का इधर क्या रखोगे 3, ठीक है, और इधर 3, तो इधर क्या हो जाएगा प्राइमर का 5 प्राइम। अब बेटा कॉमन सेंस लगाओ कि जब आरएनए की चेन आएगी, जब ये आरएनए की चेन आएगी तो एक तरफ 3 प्राइम होगा प्राइमर का, तो एक तरफ क्या होगा 5 प्राइम। और इस प्राइमर को कैसे लगाओगे यहाँ पर, मतलब 3 वाला किधर होगा 5 वाला किधर होगा? हमें पता है न्यूक्लियोटाइड की अगर 2 स्टैंड है तो आपस में क्या होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, बस एंटी पैरेलल। तो 5 के सामने प्राइमर का क्या जाएगा तुम्हारा 3 प्राइम, और प्राइमर की आरएनए की न्यूक्लियोटाइड की चेन अर्थात प्राइमर का इधर 3 प्राइम है तो इधर क्या होगा 5 प्राइम। अब हमें देखना है कि क्या यहाँ पर प्राइमर सही लगा है या नहीं लगा है। कॉमन सेंस लगाइए, अगला न्यूक्लियोटाइड आकर किधर चिपकेगा 5 की तरफ या 3 की तरफ? 3 की तरफ। अरे 3 की तरफ न्यूक्लियोटाइड कैसे चिपकाओगे भैया? क्योंकि एडेनिन के सामने थाइमिन समझ में आया, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं के सामने क्या जोड़ोगे? अरे कॉमन सेंस लगाओ, एडेनिन के सामने थाइमिन लगा देते, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, तो क्या सामने कोई न्यूक्लियोटाइड आप एडजस्ट कर पाओगे? नहीं। इसका मतलब प्राइमर की पोजीशन गलत है। अब आओ इधर लगाकर देखते हैं प्राइमर को एक बार। 5 के अगर ये पेरेंटल स्टैंड जो है, अगर ये 5 प्राइम है तो ये प्राइमर का क्या बनेगा तुम्हारा 3 प्राइम, एंटी पैरेलल है, और प्राइमर का ये 3 प्राइम तो इधर क्या जाएगा बेटा 5 प्राइम। इतनी बात है। अब OH इधर बेटा 3 प्राइम की तरफ फंक्शनल ग्रुप, तो नया न्यूक्लियोटाइड आएगा वो कहां जोड़ेगा 3 प्राइम की तरफ, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम आता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, नया न्यूक्लियोटाइड यहां पर जोड़ देगा। नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो उसे ये बॉन्ड बनाना पड़ेगा 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में। ये वाला कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? रेड वाला, डीएनए का, ध्यान रखना, बस याद रख मेरे भाई, याद रख, बस प्राइमर में आरएनए के न्यूक्लियोटाइड यूज होते हैं, ठीक है। ये किसका, तुम्हें चेन किसकी बनानी है? डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक। तो ये नया न्यूक्लियोटाइड आया, मान लो यहाँ पर एडेनिन है तो ये क्या होगा थाइमिन, आपस में कर लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब नया न्यूक्लियोटाइड एक और ऐसे जोड़ दो। ये कौन जोड़ रहा है? हम, ये डीएनए पॉलीमरेज। अब अगला न्यूक्लियोटाइड बताओ क्या आएगा? कुछ नहीं। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि सामने कुछ होगा तभी तो बोलोगे कि फलाने के सामने समाते